बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा अंधोनाक हैं, और जिस तरीके से ये ऑपरेशन किया गया और अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है उस हवाले से अब मालूमात जो है वो थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो चुकी हैं। तकरीबन 150 लोगों को अब तक बाजियाब करवा लिया गया है, और ये सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा है, जबकि दूसरी तरफ जो BLA है, जो दहशतगर्द तंजीम है, उनका ये दावा है कि 150 लोगों को उन्होंने रिहा कर दिया है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस के दावे और दूसरी तरफ जो दहशतगर्द तंजीम के दावे हैं वो तो एक तरफ, लेकिन अब तक मजमूई तौर पर हलाकतों के हवाले से कोई तादाद सामने सरकारी सतह पर नहीं आ सकी कि इस ट्रेन में जाफर एक्सप्रेस जो 425 मुसाफरों के साथ रवाना हुई थी क्वेटा से पेशावर के लिए, अब तक उसमें कितनी हलाकतें हो चुकी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का यह दावा है कि 13 दहशतगर्द उन्होंने मार दिए हैं और 150 लोगों को बाजियाब करवा लिया गया है, और उनमें से मुतादद लोग जो कि बच निकलने में कामयाब हुए हैं या रिहा कर दिया गया या बाजियाब करवा लिए गए, वो जब क्वेटा के या बलूचिस्तान के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं तो उन्होंने जो अंदर देखा, जिस वक्त हमला हुआ और जिस तरीके से इस ट्रेन को हाईजैक किया गया, ये पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा वाकया, वो क्या कहते हैं और वो जो वाकयात सुना रहे हैं उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दहशतगर्द जो थे वो कितने ज़्यादा मुनज़्ज़म थे। उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी थी, ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है, और उसके साथ साथ आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना डिसिप्लिनली ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं और तरबियत याफ्ता फोर्स की तरह वो नज़र आ रहे हैं और सामने आए हैं। मैं कुछ चीज़ों को जो कि अब इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जाहिर है आपको पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर सिर्फ यही रिपोर्ट होता हुआ नज़र आएगा कि एक ट्रेन के ऊपर हाईजैक कर लिया गया है और इसके ऊपर PTI जो है वो प्रोपेगेंडा कर रही है। इससे ज़्यादा आपको कुछ मालूमात जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए ही पहुँच सकती हैं। दीगर जो मीडिया है, पाकिस्तान का मीडिया, वो इर्रेलेवेंट हो चुका है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल मामलात ज़ेर बहस ला रहा है। जो इस वक्त पाकिस्तान को और पूरी दुनिया की नज़रें बलूचिस्तान के उस ट्रेन के ऊपर है, उसको हमारा मीडिया डिस्कस नहीं कर रहा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो ये उन लोगों को रिपोर्ट कर रहा है जो उस बदकिस्मत ट्रेन के अंदर मौजूद थे, और वो वाकयात बता रहे हैं कि हमले के वक्त ट्रेन में क्या हुआ और उसके बाद वो किस तरीके से बच निकलने में या रिहा करने में कामयाब हुए थे। ये 78 साल मोहम्मद अशरफ हैं जो बलूचिस्तान के ज़िला किच बुलान में मुसाफिर ट्रेन पर होने वाले हमले में बाल बाल बचे हैं, और वो बाजियाब होने वाले जो इन 80 मुसाफिर हैं उनमें शामिल हैं। ये गुज़िश्ता रात की रिपोर्ट है। गुज़िश्ता रात 80 थे, अब इनकी तादाद 150 हो चुकी है। मोहम्मद अशरफ जो कि 78 साल क्वेटा से अपने रिश्तेदारों से मिलने जाफर एक्सप्रेस के जरिए लाहौर जा रहे थे। ये पनीर रेलवे स्टेशन से निकलने के कुछ देर बाद एक जोरदार धमाका हुआ। ये बताते हैं धमाके के नतीजे में ट्रेन पटरी से उतर गई और हर तरफ मिट्टी उड़ना शुरू हो गई। इसी दौरान फायरिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया और भगदड़ मच गई। सूरत हाल बहुत अजीब थी, हर तरफ चीखों पुकार थी। लोग खुद को बचाने के लिए छुपने और अपने ऊपर सामान की बोरियां डालकर गोलियों से बचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। 78 साल मोहम्मद अशरफ बताते हैं कि फायरिंग से कई लोग हलाक व जख्मी हुए, और इनकी बोगी में भी 3 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से एक शख्स बादअज़ा दम तोड़ गया। ट्रेन पटरी से उतरने के बाद आगे नहीं जा सकी और रुक गई, जिसके बाद नामालूम हमला आवर अंदर दाखिल हुए, इन लोगों को अलहदा किया जिनके साथ खवातीन और बच्चे थे, और फिर उन्हें आज़ाद कर दिया गया। यानी पहले धमाका हुआ, ट्रेन को पटरी से डीरेल किया गया, फिर उसके बाद 1 घंटे तक फायरिंग हुई, और जब फायरिंग का जो एनिमेशन है वो ख़त्म हुई तो उसके बाद हमला आवर अंदर दाखिल हुए। मोहम्मद अशरफ बताते हैं कि चूंकि मैं अकेला था और बुजुर्ग था, इसलिए मुझे जाने दिया गया। ताहम बहुत सारे लोगों को यरगमाल बना लिया गया है। हमलावरों की तादाद 100 से जायद थी और वो हर तरफ फैले हुए थे। उनके पास जदीद असलहा था। वो बलोची बोल रहे थे लेकिन मुसाफिरों से उर्दू में बात कर रहे थे। उनका लहजा बहुत सख्त था, जिसके बायस उनसे बात करना इंतहाई मुश्किल था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि उस वक्त ट्रेन जो कि एक टनल के अंदर अंधेरे में फंसी हुई है, कितना ज़्यादा खौफ व हिरास होगा। मोहम्मद अशरफ बताते हैं कि हम तकरीबन 7 किलोमीटर तक पटरी से नीचे नदी में चलते रहे। हम में मासूम बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थे। किसी के सर पर दुपट्टा नहीं था तो किसी के पाँव में जूते नहीं थे। वो हमारे साथ नंगे पाँव 2 से 3 घंटे चलते रहे। इसी दौरान हेलीकॉप्टर पहुंचे, लेकिन उन्होंने हमें बैठने के बजाय मुसलसल चलने की हिदायत की। यानी हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर था वो पहुंच चुका था 2 से 3 किलोमीटर के फासले के तक जो वकूआ है, लेकिन उन्होंने चलते रहने की डायरेक्शंस दी, क्योंकि उनको ये मालूम होता है इस सारी सूरत हाल से कि वो जगह ख़तरे से खाली नहीं थी। इसीलिए वो हेलीकॉप्टर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे उन्होंने वहाँ पर नीचे उतरना मुनासिब नहीं समझा।
पनीर स्टेशन पहुंचे तो फोर्सेस ने हमें रेस्क्यू किया और माल गाड़ी में मच पहुंचाया। फिर वहां से गाड़ियों में क्वेटा मुंतकिल किया गया। ट्रेन जब पटरी से उतर गई तो वो चलने के काबिल नहीं रही। अगर ऐसा ना होता तो शायद ड्राइवर ट्रेन को तेजी रफ्तार से भगा लेता। यानी उन्होंने बड़े स्ट्रेटेजिकली पहले ट्रेन को पटरी से उतारने में धमाका किया और फिर ट्रेन ड्राइवर जो था, इंजन का जो ड्राइवर था, उसको मार गिराया। अब तक जो सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं वो ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 150 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है और 27 दहशतगर्द मारे गए हैं। जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले की शिदत पसंद अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राब्ते में है, ये सिक्योरिटी जराए का कहना है। दहशतगर्दों ने खुदकुश बम्बार को कुछ मासूम यरगमाली मुसाफिरों के बिल्कुल पास बिठाया हुआ है। अब इसकी वजह से आप ये अंदाजा लगाएं कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कितना मुश्किल हो चुका है। बाजियाब होने वाले मुसाफिर डरे और सहमे हुए थे। इनमें से एक बशीर अहमद नामी मुसाफिर ने मच रेलवे स्टेशन पर बताया कि धमाके और फायरिंग के बाद ट्रेन रुकी तो मुसल्लह अफराद ट्रेन के अंदर दाखिल हुए और सब मुसाफिरों को नीचे उतरने का कहा। कुछ लोगों ने उतरने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं ये सोचकर अपनी फैमिली के हमरा नीचे उतरा कि अगर हमला आवरों ने मारना हुआ तो ट्रेन के अंदर भी मार देंगे। मेरे साथ बीवी बच्चे भी थे, इसलिए मुसल्लह अफराद ने मुझे छोड़ दिया। एक और मुसाफिर का कहना था कि कुछ मुसाफिरों ने हमला आवरों के सामने मुजाहमत की कोशिश की तो उन पर फायरिंग कर दी गई। हमला आवरों की तादाद बहुत ज्यादा थी, उनके पास रॉकेट लॉन्चर, दस्ती बम, क्लाशनकोफ, वॉकी टॉकी वगैरह भी थे। बशीर अहमद नामी ये बताते हैं कि हमला आवरों ने रिहा करने के बाद कहा कि पीछे मुड़कर नहीं देखना वरना गोली मार देंगे। रिहा होने वाले मुसाफिरों की मच और क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रजिस्ट्रेशन की गई और सरकारी अस्पतालों से इमदादी टीमें भी स्टेशन पर बुलाई गई। डॉक्टरों और तिबी अमले ने मुसाफिरों को मुआयना किया, जिसके बाद मुसाफिरों को सहरी से कुछ देर पहले घरों को जाने की इजाजत दे दी गई। अब ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें आप ये अंदाजा लगाएं कि जो लोग हैं जो मुसाफिरों का इंतजार कर रहे थे क्वेटा रेलवे स्टेशन पर, वहां पर जब कमिश्नर क्वेटा हमजा शफकात पहुंचे, उन्होंने वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का नाम लेकर वहां पर लवाहिकीन ने सख्त तनकीद की। एक खातून जो वहां पर मौजूद थी, जो अपने किसी प्यारे का इंतजार कर रही थी, उन्होंने कहा कि सरफराज बुगटी सिर्फ टीवी पर बैठकर तकरीर कर रहे थे, खुद प्रोटोकॉल के साथ घूमते हैं और सड़कों को बंद कर देते हैं, लेकिन अवाम को दहशतगर्दों को रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। मोहसिन नकवी कहाँ है? SHO की मार वाला, हजारों लोगों को मार दिया गया। तो ये मोहसिन नकवी को जो है वो भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह जो दीगर लोग हैं उन्होंने वहाँ पर इंतज़ार किया और सिक्योरिटी के जो लोग हैं वहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। ये जो मैंने सारी आपको सूरत हाल बताई जो ट्रेन के अंदर की थी, ये इंटरनेशनल मीडिया, सऊदी अरब का जो मीडिया है उर्दू न्यूज़, वो ये रिपोर्ट कर रहा है। और वहाँ के जो रिपोर्टर हैं बलोचिस्तान के जैन, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं जैनुद्दीन, उन्होंने ये स्टोरी कवर की है उर्दू न्यूज़ के लिए। ये मैंने आपको बताई कि क्या सूरत हाल है। BBC के लिए भी एक स्टोरी आई है कि ट्रेन के अंदर क्या कहानी थी, क्या रुइदाद थी। जाफर एक्सप्रेस की बोगी नंबर 3 में मौजूद मुश्ताक अहमद कहते हैं कि हमले का आगाज एक बहुत बड़े धमाके से हुआ। इस ट्रेन की बोगी नंबर 7 में मौजूद इसाक नूर अपनी अहलिया और 2 बच्चों के हमरा क्वेटा से रावलपिंडी जा रहे थे। वो बताते हैं कि धमाका इतना शदीद था कि ट्रेन की खिड़कियां और दरवाजे हिल कर रह गए और मेरा एक बच्चा जो कि मेरे करीब ही बैठा हुआ था नीचे गिर गया। मुश्ताक अहमद के मुताबिक इसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग 1 घंटे तक जारी रही। इस फायरिंग के दौरान ऐसा मंजर था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उधर फायरिंग और गोलियां कोचेस पर लगते देखकर इसाक नूर ने अपने एक बच्चे को, जबकि उनकी अहलिया ने उनके दूसरे बच्चे को अपने नीचे कर लिया ताकि अगर गोली लगे तो हमें लगे, बच्चों को गोली ना लगे। इसाक के मुताबिक फायरिंग का सिलसिला शायद 50 मिनट तक रहा होगा। इस दौरान हम लोग सांस भी नहीं ले रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना खौफ व हिरास था वहां पे। मुश्ताक बताते हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता फायरिंग रुकी और इसके बाद मुसल्लह अफराद बोगियों में दाखिल हुए। उन्होंने बताया कि फायरिंग रुकने पर चंद मुसल्लह लोग बोगी में दाखिल हुए और उन्होंने कुछ लोगों को शनाख्ती कार्ड देखना शुरू किया और उन्हीं में से कुछ लोगों को अलहदा करते गए। हमारे बोगी के दौरान दरवाजे पर 3 अस्करियत पसंद पहरा दे रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा कि वो सिविलियन, खवातीन, बूढ़ों और बलोचों को कुछ नहीं कहेंगे। मुश्ताक बताते हैं कि ये लोग आपस में बलोची में बात कर रहे थे और उनका लीडर उन्हें बार बार कह रहा था कि सिक्योरिटी एहलकारों पर खुसूसी नजर रखो, ये हाथ से निकलने नहीं जाने पाए। यानी जो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के वहां पर लोग थे जो ट्रैवल कर रहे थे, जिनकी तादाद 100 से ज्यादा बताई जा रही है, उनके बारे में वो ये कह रहे थे कि इनके पर खुसूसी नजर रखी जाए। आगे चल के इसाक नूर बताते हैं कि मेरा ख्याल है कि हमारी बोगी से उन्होंने कम से कम 11 मुसाफिरों को नीचे उतारा और कहा कि ये सिक्योरिटी एहलकार हैं,
یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے سیکیورٹی اہلکاروں کو چن چن کر وہ علیحدہ کرتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر ایک شخص نے کچھ مزاحمت کی، جو 11 بندے باہر نکالے تھے ان میں سے ایک شخص نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو اس کو تشدد کر کے نیچے اتارا گیا اور پھر گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد بوگی میں موجود تمام لوگ ان کی ہدایت پر عمل کرتے رہے۔ اسحاق نور نے بتایا کہ شام کے وقت حملہ آوروں نے مسافروں سے کہا کہ ہم بلوچوں، عورتوں، بچوں اور بزرگ مسافروں کو رہا کر رہے ہیں۔ وہ مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے، مگر جب میں نے ان کو بتایا کہ میں تربت کا رہائشی ہوں اور میرے ساتھ بچے اور خاتون ہیں تو انہوں نے مجھے بھی جانے دیا۔ ایک اور مسافر نے خبر رساں ادارے AFP سے گفتگو میں بتایا کہ کیسے مسلح افراد شناختی کارڈ کے ذریعے یہ تصدیق کر رہے تھے کہ کون کس صوبے سے باہر کا رہنے والا ہے۔ ماضی میں بھی BLA کا یہی طریقہ کار ہے، اسی طریقے سے وہ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایک مسافر جسے قریبی اسٹیشن پر پہنچنے کے لیے چل کر 4 گھنٹے لگے، انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر AFP کو بتایا کہ شدت پسند آئے اور انہوں نے شناختی کارڈ اور سروس کارڈ چیک کیے۔ اس مسافر نے دعویٰ کیا کہ میرے سامنے 2 فوجیوں کو گولی ماری گئی اور 4 دیگر کو لے کر چلے گئے۔ کہاں لے کر گئے اس بارے میں ہمیں نہیں پتا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو پنجابی تھے انہیں شدت پسند اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ اچھا، یہ ایک اور مسافر ہیں جنہوں نے اپنی رویداد سنائی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کوئٹہ سے لاہور اپنے عزیزوں کے ہاتھ جانے کے لیے منگل کی صبح محمد اشرف جعفر ایکسپریس پہ سوار تھے۔ یہ محمد اشرف کی کہانی ہے اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم پنیر اسٹیشن تک 3 سے 3.5 گھنٹوں میں بہت مشکل سے پہنچے، کیونکہ تھکاوٹ بھی تھی اور ساتھ بچے، جوان بچیاں اور خواتین بھی شامل تھیں۔ زیادہ تر لوگ سامان چھوڑ کر آئے تھے۔ بہرحال کچھ ضعیف آدمی تھے، انہوں نے ہم لوگوں کو کندھوں پر اٹھایا اور کرتے کرتے یہاں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ مسافروں میں بہت زیادہ خوف تھا، قیامت کا منظر تھا۔ محمد اشرف بتاتے ہیں کہ میرے اندازے کے مطابق وہ شدت پسند 200-250 کے قریب افراد کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اور حملہ آوروں کی تعداد میں بھی 100-125 کے قریب تھی۔ اسی طرح بہاولپور جانے والے مسافر بشیر اپنی اہلیہ اور 2 بچوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ مسلح افراد آئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ نیچے اتریں۔ انہوں نے مجھے روکا اور نہ میرے بچوں کو۔ مسلح افراد نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ مشکل راستوں سے ہوتے ہوئے پنیر ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ ایک اور مسافر خاتون کا کہنا تھا کہ جب شدت پسند ریل گاڑی پر حملہ آور ہوئے تو سب سے پہلے ایک زور دھماکہ ہوا جس سے ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا، چاروں طرف سے گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ جب فائرنگ کا سلسلہ رکا تو حملہ آور ہمارے ڈبے میں داخل ہوئے اور کہا فوراً یہاں سے نکلیں۔ میں نے اپنے شوہر کو ساتھ لیا اور ہم ٹرین سے نیچے اتر گئے۔ انہوں نے بتایا کہ شدت پسندوں نے بہت سارے مرد مسافروں کو ٹرین میں روک لیا، خواتین، بچوں، بزرگوں کو آنے دیا۔ مجھے بہت سے مردوں کو پیچھے بہت سے مردوں کو روک رکھا ہے اور خدا جانے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ وہ قیامت کے مناظر تھے جو جعفر ایکسپریس ٹرین کے جو ہائی جیک شدہ ٹرین ہے اس کے اندر عینی شاہدین نے دیکھا۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔